तानाशाही, घोर तानाशाही, घनघोर तानाशाही। मतलब प्यादे अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते, और अगर सांस ले ली तो फिर सवाल होंगे कि महामानव की शान में गुस्ताखी क्यों। और ये इस बात का संकेत है कि तानाशाह कितना कमजोर है कि लाइन सीधी ना रखने पर अपने ही प्यादों का सिर कलम कर रहा है। जगदीप धनखड़ के बाद एक और प्यादे पर गाज गिरनी तय लग रही है, मगर बात बगावत के 3 निशान की है। पहला जगदीप धनखड़, दूसरा नाम ऐसा है जिससे सीधे तौर पर मोदी सत्ता को कोई खतरा नहीं था, मगर उसकी गुस्ताखी को सत्ता ने नोट किया है, जवाब मांगा है, और ये बाकी प्यादों को संदेश है कि सत्ता के आगे उनकी एक नहीं चलेगी। सवाल ये है कि ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इसको ऐसे समझिए कि जगदीप धनखड़ ने किस तरीके से मोदी के पैरों के नीचे से जमीन खिसका दी है, जबकि महामानव ने न्यायपालिका से लेकर चुनाव आयोग तक सब कुछ कथित रूप से कंट्रोल कर रखा है। वो जानते हैं कि एक भी प्यादा बागी हुआ तो पूरी सत्ता भरभरा के ढह जाएगी। सवाल ये भी है कि क्या कांग्रेस की चाल पर जगदीप धनखड़ हिट विकेट हो गए? क्या इसलिए वो उन्हें फेयरवेल पार्टी देना चाहती थी, यानी कांग्रेस, मगर जगदीप धनखड़ की हिम्मत नहीं हो रही कि वो पब्लिक के सामने आ जाएं। बिल्कुल डर का माहौल है, भयंकर डर का माहौल है, अब तक गायब है, अंडरग्राउंड है। और सत्ता का ये तमाशा कोई नया नहीं है, ये 11 साल से चल रहा है, मगर जनता को पता नहीं चला क्योंकि गोदी मीडिया का मुंह बंद है। वरना पर्दे के पीछे की साजिशें, दाव पेंच और बगावत के सुर की रिपोर्टिंग होती तो महामानव को रोज दौरे आते। और ये तब है जब जगदीप धनखड़ ने सत्ता के सामने अपनी पीठ सीधी करने की कोशिश की और उन्हें बागी करार दे दिया गया। इसलिए सत्ता नहीं चाहती कि कोई भी अब दूसरा जगदीप धनखड़ पैदा हो और किसी को भी रीढ़ सीधी करने का मौका मिले। साफ है कि मोदी सत्ता के भीतर अंदर ही अंदर तूफान मचा है। दिल्ली की सियासत में 2014 से ही नरेंद्र मोदी का एक छत्र राज रहा है और सारी संवैधानिक संस्थाएं दंडवत हैं। फिर भी धनखड़ के एक फैसले ने मोदी के माथे पर पसीना ला दिया। वरिष्ठ पत्रकार आरफा खानम शेरवानी ने लिखा कि पूर्व नायब सदर ने हुकूमत के खंभे हिला दिए, माथे पर पसीना छलक गया था और चेहरे की झुर्रियां गहरी हो गई थीं। पूरे 700 साल बाद अवतरित हुए सम्राट के पैरों के नीचे की जमीन उन्हीं के बनाए प्यादे ने हिला दी। सोचिए वो मजबूत नेता कितना कमजोर है। सोचने वाली बात यह भी है कि गोदी मीडिया की चुप्पी पर यह गुब्बारा कब तक फूला रहेगा। प्यादे की गर्दन पर तानाशाह की तलवार कब तक रहेगी। बावजूद इसके मोदी के सेंट्रल विस्टा में विद्रोह के निशान दिखने लगे हैं, और ये 3 निशान हैं: जगदीप धनखड़, जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री धुलपुड़ी पंडित और आरएसएस की सह पर बोल रहे नितिन गडकरी। ये तीनों अपनी अपनी जगह मोदी सत्ता के उस चमकते किले में दरारें दिखा रहे हैं जिसे मोदी और अमित शाह ने बड़े जतन से बनाया बचाया है। सवाल यह है कि क्या ये बगावत की शुरुआत है? क्या ये तीनों सत्ता में पड़ रही दरार का संकेत है, या फिर सत्ता के खिलाफ एक सुनियोजित विद्रोह जिसे कुचल दिया गया? एक एक करके तीनों पर बात करेंगे और बताएंगे कि कैसे जगदीप धनखड़ के बाद जेएनयू की वाइस चांसलर का मामला चौंकाने वाला है, क्योंकि दोनों का केस एक जैसा है और कनेक्शन भी है। 2022 में जब जगदीप धनखड़ का नाम उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति के तौर पर सामने आया था तो सबने यही सोचा कि ये मोदी शाह की जोड़ी का एक और वफादार सिपाही है। उनकी इमेज एक ऐसे नेता की थी जो सत्ता के हर इशारे पर नाचता है। मगर 21 जुलाई 2025 को जब धनखड़ ने अचानक उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया तो सियासी गलियारों में भूचाल मच गया। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे साफ तौर पर धनखड़ और मोदी के बीच का मामला करार दिया। खड़गे ने कहा कि धनखड़ हमेशा सरकार के पक्ष में खड़े रहे। जब विपक्ष ने किसानों, गरीबों, दलितों और हिंदू मुसलमान जैसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की तो धनखड़ ने कभी मौका नहीं दिया। फिर अचानक इस्तीफा क्यों? खड़गे का सवाल वाजिब है कि धनखड़ को क्या हुआ कि उन्होंने कुर्सी छोड़ दी। क्या यह सत्ता के दबाव का नतीजा था या फिर धनखड़ ने खुद बगावत का बिगुल बजा दिया? अब इस खेल में कांग्रेस की चाल को समझिए कि कैसे धनखड़ हिट विकेट हो गए। याद रखिए कि धनखड़ का इस्तीफा उस समय आया जब संसद का मानसून सत्र चल रहा था। सत्र के पहले ही दिन विपक्ष ने जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को राज्यसभा में पेश कर दिया। जयराम रमेश और नासिर हुसैन ने 63 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर के साथ ये प्रस्ताव धनखड़ के सामने रखा। धनखड़ ने न केवल इसे स्वीकार किया बल्कि अगले ही दिन इस पर चर्चा की बात भी कही। ये वो पल था जब मोदी सत्ता को लगा कि उसका अपना ही सिपाही उसकी पीठ में छुरा भोंक रहा है। महामानव की योजना थी कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाए ताकि सत्ता को पूरा क्रेडिट मिले, मगर धनखड़ ने विपक्ष प्रस्ताव को पहले ही स्वीकार कर लिया और मोदी के मंसूबों पर पानी फेर दिया और सपा के राज्यसभा
सांसद जावेद अली खान ने कपिल सिब्बल के साथ बातचीत में कहा कि दरअसल जब से जगदीप धनखड़ राज्यसभा के अध्यक्ष बने थे तभी से वो न्यायपालिका के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे और न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लड़ाई है उसका चैंपियन बनने का वो मौका खोना नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग के प्रस्ताव को एडमिट किया और ये बात बीजेपी और महामानव को बुरी लग गई। विपक्ष का प्रस्ताव एडमिट होने से प्रधानमंत्री से भाषण देने का मौका छिन गया, क्योंकि अगर वो प्रस्ताव लोकसभा के जरिए आता तो भले ही 3 महीने 4 महीने बाद मौका मिलता, मगर नरेंद्र मोदी न्यायपालिका में करप्शन के मुद्दे पर भाषण देते। इस तरह न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के मुद्दे के चैंपियन नरेंद्र मोदी कहलाते। तो ये पूरा मामला ईगो का था और ये ईगो नरेंद्र मोदी से टकराने का था और नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने का मतलब है कि आपने पूरी सत्ता को चैलेंज कर दिया। सवाल यह है कि धनखड़ के मन में नरेंद्र मोदी के सामने खुद को खड़ा करने का दुस्साहस आया कहां से, ये असली बात है। और मीडिया में आ रही खबरें की माने तो धनखड़ की इस गलती ने सरकार को नाराज कर दिया। एक मंत्री ने उन्हें फोन करके सवाल किया कि आखिर उन्होंने विपक्ष का प्रस्ताव क्यों स्वीकार किया। धनखड़ ने अपने संवैधानिक अधिकारों का हवाला दिया, मगर महामानव की सत्ता को यह जवाब रास नहीं आया। क्या धनखड़ का इस्तीफा सत्ता की नाराजगी का नतीजा है या फिर धनखड़ ने जानबूझकर सत्ता को चुनौती दी? ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि धनखड़ पिछले कुछ समय से न्यायपालिका की जवाबदेही और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग यानी एनजेएसी जैसे मुद्दों पर खुलकर बोल रहे थे, मगर अमित शाह ने साफ कहा था कि सरकार एनजेएसी जैसे कदम नहीं उठाना चाहती, मगर धनखड़ बार बार इस मुद्दे को उठा रहे थे। क्या ये सत्ता के खिलाफ उनकी बगावत थी या फिर वो अपनी इमेज बदलने की फिराक में लगे थे? मगर धनखड़ की बगावत का एक दूसरा पहलू भी है, वो है विपक्ष के साथ बढ़ती नजदीकी। मार्च 2025 में जब वो पहली बार आरएसएस मुख्यालय गए थे तो साफ था कि वो सत्ता के एक छत्र राज को चुनौती देना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने आरएसएस को साधने की कोशिश की और फिर शुरू हुआ विपक्ष के नेताओं खासकर जयराम रमेश और प्रमोद तिवारी के साथ मुलाकातें और विपक्ष को मौका देने की उनकी कोशिशें। मगर मोदी सत्ता से ये सब कहां छुपने वाला था। नतीजा ये हुआ कि महामानव ने धनखड़ को बाहर का रास्ता दिखा दिया और इस्तीफे से पहले कहा गया कि रिजाइन नहीं किया तो महाभियोग के लिए तैयार रहो, यानी खुद से बाहर निकल जाओ या फिर धक्के मार के भगा दिए जाओगे। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि धनखड़ का इस्तीफा संवैधानिक पद से ज्यादा पॉलिटिकल है और ये बात मोदी भूल गए थे। जिस संवैधानिक पद को वो राजनीति के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वही पलट के उन पर भी तलवार चला सकता है। इसलिए मोदी सत्ता अब ज्यादा सतर्क है और लाइन सीधी न रखने वालों पर उसकी कड़ी नजर है। 2014 के बाद से ही जेएनयू मोदी सत्ता के निशाने पर रहा। कांग्रेस की बनाई यूनिवर्सिटी को पहले एंटी नेशनल साबित करने की कोशिश हुई, उसके छात्रों को राजद्रोह के आरोपों में जेल भेजा गया। नजीब जैसे छात्र आज तक कहां है पता नहीं चला। और फिर यूनिवर्सिटी में आरएसएस का पथ संचलन शुरू हो गया। भगवा सत्ता के चाटुकारों को वाइस चांसलर बनाया गया और अब जेएनयू की वाइस चांसलर शांतिश्री धुलपुड़ी पंडित से जवाब मांगा जा रहा है कि वो मोदी सत्ता के कार्यक्रम में काहे नहीं पहुंची। हुआ ये कि जुलाई 2025 में गुजरात के केवडिया में आयोजित केंद्रीय विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर्स की कॉन्फ्रेंस में जेएनयू के वाइस चांसलर का ना जाना शिक्षा मंत्रालय को इतना खटका कि उन्होंने लेटर भेजकर जवाब मांग लिया। कहा गया कि उनके कार्यक्रम में ना पहुंचने को गंभीरता से लिया गया है। अब आप कहेंगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो सवाल यह है कि आखिर जेएनयू की वाइस चांसलर केवडिया की कॉन्फ्रेंस में पहुंची क्यों नहीं। दरअसल शांतिश्री ने जेएनयू में 10 और 12 जुलाई को भारतीय ज्ञान प्रणाली पर एक कॉन्फ्रेंस आयोजित किया था जिसका उद्घाटन जगदीप धनखड़ ने किया। अब आपको समझ आ रहा होगा कि जेएनयू की वाइस चांसलर को लेटर क्यों गया। क्या गेहूं के साथ घुन को पिसने का मामला है या सत्ता उन सभी को जिबह कर देना चाहती है जो जगदीप धनखड़ के करीबी थे। मत भूलिए कि जेएनयू का वाइस चांसलर होना कोई छोटी बात नहीं है, छोटा पद नहीं है। जेएनयू की छात्र राजनीति, उसका सेकुलर कैरेक्टर मोदी सत्ता को चुभता रहा है। मोदी सत्ता के शिक्षा मंत्रालय की दलील है कि भले ही जेएनयू की कॉन्फ्रेंस उसी समय थी, लेकिन शांतिश्री कम से कम दूसरे दिन केवडिया की कॉन्फ्रेंस में शामिल हो सकती थी। मंत्रालय का ये लेटर न केवल शांतिश्री के लिए बल्कि सत्ता के हर प्यादे के लिए एक चेतावनी है कि गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सवाल यह है कि क्या शांतिश्री ने जानबूझकर सत्ता के बुलावे को नजरअंदाज किया, क्या ये उनकी बगावत थी या फिर एक प्रशासनिक चूक। शांतिश्री 2022 में वाइस चांसलर बनी और उनकी नियुक्ति का मतलब था जेएनयू को काबू में करना, मगर उनकी हाल की हरकतें, चाहे वो आईकेएस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हो या केवडिया कॉन्फ्रेंस में न जाना, यह सत्ता को संदेश था कि उनके पास भी थोड़ी बहुत रीढ़ है। मगर महामानव को यह नागवार गुजरा। शांतिश्री की बगावत का एक और सबूत है उनकी स्वतंत्र सोच, मतलब ये कि जेएनयू में भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देना और उनका उद्घाटन जगदीप धनखड़ से करवाना। एक तरफ ये सत्ता की कथित भारतीयता की नीति के साथ तालमेल रखता है तो दूसरी तरफ ये जेएनयू की स्वायत्तता को भी दर्शाता है। क्या शांतिश्री सत्ता के सामने झुकने से इनकार कर रही थी या फिर वो सिर्फ अपने संस्थान की स्वतंत्रता को बचाने की कोशिश कर रही थी। सवाल यह है कि क्या शिक्षा मंत्रालय का पत्र सिर्फ एक औपचारिक कदम था या फिर सत्ता की लाइन से एक चेतावनी कि लाइन में रहो वरना कलम कर दिए जाओगे। दो की बात हो गई, अब तीसरे पर आइए। आरएसएस न तो धनखड़ है और न ही शांतिश्री, इसलिए
मोदी सत्ता के लिए आरएसएस के बंदे नितिन गडकरी को चुप कराना बहुत मुश्किल हो रहा है और गडकरी के बयान मोदी सत्ता के लिए सिरदर्द बन जाते हैं। नागपुर में एक कार्यक्रम में गडकरी ने साफ साफ कहा कि सरकार बहुत निकम्मी होती है, कारपोरेशन के भरोसे कोई काम नहीं होता है, चलती गाड़ी को पंचर करने में इन्हें महारत है। ये बयान सिर्फ मोदी सत्ता की नाकामी पर टिप्पणी नहीं है, बल्कि सत्ता के उस ढांचे पर सीधा हमला है जिसे मोदी शाह ने बनाया है। मगर ये पहली बार नहीं है जब गडकरी ने सत्ता को सीधे चैलेंज किया हो, उसे निकम्मा करार दिया है। कुछ ही दिन पहले गडकरी ने कहा था कि देश में गरीबों की संख्या बढ़ रही है और सारा धन कुछ अमीरों के हाथ में सिमटता जा रहा है। सवाल यह है कि गडकरी ये किसको सुना रहे थे? यही बात तो राहुल गांधी भी कहते हैं और गडकरी का राहुल गांधी की भाषा में बोलना मोदी सरकार के सबका साथ सबका विकास के नारे पर करारा तमाचा है। जब देश की 40% संपत्ति 1% अमीरों के पास है और 50% आबादी के पास सिर्फ 3% संपत्ति है, तो गडकरी का सवाल बगावत का बिगुल हुआ कि नहीं? बस अंतर यह है कि गडकरी भिगो भिगो के मार रहे हैं धीरे धीरे और राहुल गांधी पब्लिकली धो देते हैं। मगर गोदी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि वो गडकरी के बयानों को लेकर मोदी सत्ता से सवाल कर दे। यही अंतर है, वरना गडकरी की भाषा और राहुल गांधी की भाषा में कोई अंतर नहीं है। हालांकि हुजूर की हिम्मत इतनी भी नहीं होती है कि वो गडकरी को चुप करा दें, क्योंकि गडकरी का आरएसएस से गहरा नाता है। वो बीजेपी अध्यक्ष भी रह चुके हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी सत्ता के 240 पर अटकने के बाद आरएसएस ने क्लियर कर दिया था कि वो अब पार्टी और संगठन दोनों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। मोहन भागवत के उस बयान को याद करिए कि सच्चा सेवक अहंकारी नहीं होता है, मगर खुद को प्रधान सेवक कहने वाले महामानव को अहंकार तो इतना है कि उन्हें किसी का सिर उठाना भी पसंद नहीं है। गडकरी आरएसएस के करीबी हैं और इस बदलते सियासी माहौल में सत्ता के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। गडकरी का ये कहना कि मुफ्त में कुछ नहीं देना चाहिए और राजनीति एक फ्री मार्केट है, मोदी सत्ता की मुफ्तखोरी और लोक लुभावनी योजनाओं पर सीधा हमला है। गडकरी का ये रुख सत्ता के लिए इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि वो बीजेपी के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक है। उनके पास न केवल संगठन में मजबूत पकड़ है, बल्कि जनता में भी उनकी छवि एक ऐसे नेता की है जो काम करता है। जब वो कहते हैं कि निकम्मापन ही व्यवस्था है, तो ये सत्ता के उन दावों को चुनौती देता है कि डबल इंजन की सरकार विकास की गारंटी है। सवाल यह है कि क्या गडकरी की ये बगावत आरएसएस के समर्थन से हो रही है? क्या वो मोदी सत्ता के खिलाफ एक नई लकीर खींच रहे हैं या फिर ये सिर्फ अपनी सियासी जमीन बचाने की कोशिश है? सोचिए कि अगर कांग्रेस की सरकार होती और पार्टी का एक बड़ा नेता ऐसे बोलता, तो क्या गोदी मीडिया इसे ऐसे ही छुपा देता, दबा देता? क्या गोदी मीडिया पर कंट्रोल इसी के लिए है कि धनखड़, शांतिश्री और गडकरी जैसों की बगावत पर पानी डाल दिया जाए? मत भूलिए कि 2014 से 2024 तक मोदी और शाह ने बीजेपी को अपनी मुट्ठी में रखा। आरएसएस को सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन कहकर हाशिए पर ढकेलने की कोशिश हुई, मगर 2024 के चुनावी नतीजों ने खेल बदल दिया। मोहन भागवत के बयानों और बीजेपी अध्यक्ष की नियुक्ति पर मोदी सत्ता से रार और राज्य अध्यक्षों की नियुक्ति में आरएसएस की पसंद को तरजीह मिलना यह साबित करता है कि मोदी सत्ता की दरारें बहुत चौड़ी हो गई हैं। धनखड़ का एनजेएसी और न्यायपालिका पर खुलकर बोलना, शांतिश्री का जेएनयू में कथित भारतीय ज्ञान प्रणाली को बढ़ावा देना और गडकरी का आर्थिक असमानता और सरकारी नाकामी पर सवाल उठाना, ये सब आरएसएस की उस सोच का नतीजा है जो मोदी शाह के गुजराती कारपोरेट मॉडल को सीधे चैलेंज करता है। देखना यह है कि जगदीप धनखड़ की विदाई के बाद शांतिश्री का क्या होता है और गडकरी कब तक गाहे बगाए जुगाली करते रहेंगे, क्योंकि जब गुजराती जोड़ी ने उन्हें और शिवराज सिंह चौहान को बीजेपी की पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर किया था, तब न तो आरएसएस के मुंह से एक शब्द निकला और न ही गडकरी कुछ बोल पाए। फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।